विकास के नाम पे हम देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब ज़मीन कम पड़ जा रही है तो अब समंदर में भी एंक्रोचमेंट हो रहा है, तो फिर ऐसे में तो आने वाला वक्त मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक विकास की हम बात कर रहे हैं, हम्म। तो विकास एक आवश्यकता बन गई है। हम्म। और हम लोगों ने जैसे ये डिसाइड करा था कि 2050 तक जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। पर हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, तो हमने कहा 2050 तक ये संभव नहीं, 2070 पे जाकर हम कहीं जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। हम्म। और दूसरा ये कि जब कोल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। और कोल का मैक्सिमम जो यूज हो रहा है वो पावर जनरेशन के लिए हो रहा है। वो हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सारी देशों में कोल को यूज करा जा रहा है पावर जनरेशन के लिए। इसी तरह से पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी बहुत अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है और हर साल इसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये दो बड़े ऐसे कारण है, कोल और पेट्रोलियम, जो अभी तक जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ है सन 1880 से लेकर 2022 तक, हम्म। उसमें करीब 70% ये दोनों ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। आर्टिफिशियल इन सेंस की एंथ्रोपोजेनिक भी या मानव जनित भी हो सकती है। तो कितना इसमें ये रोल नेचुरल का रहेगा और कितना मानव जनित का रहेगा, ये भी हमें देखना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटे, और उस जैसे 2 साल पहले फटा था ऑस्ट्रेलिया में और उससे बहुत अधिक लावा समुद्र के अंदर निकला था, तो वो पानी का लेवल ऊपर बढ़ाने में मदद करता है। हम्म। और इसी तरह से ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं, ये मनुष्य के कारण भी हो रहे हैं और प्राकृतिक साइकिल है उसके कारण भी हो रहे हैं। जब प्रकृति की साइकिल काम करती है तो उसका ड्यूरेशन काफी लंबा होता है। अब जैसे हम ये कहते हैं कि आजकल भूवैज्ञानिकों का मानना है कि करीब ये जो ग्लोबल वार्मिंग का पीरियड है, ये अगले 50,000 साल तक चलता रहेगा, अगर हम अभी कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर कर लें। और हम्म। 50,000 साल के बाद फिर से एक बार आइस एज आएगी। पर ऐसा नहीं कि आइस एज और ग्लोबल वार्मिंग अल्टरनेट होते हैं, उसमें कई बार मिनी आइस एज भी आती है, कई बार मेजर ड्राई पीरियड भी आता है। तो हम्म। जैसे सन 1400 से लेकर 1700 तक एक मिनी आइस एज थी, उसके बाद फिर वार्मिंग बढ़ा। अब हो सकता है कब आए मिनी आइस एज आए, ये हम कह नहीं सकते। और जहाँ तक सी लेवल राइज होने का सवाल है, तो ये निश्चित रूप से हो रहा है। और पिछले 10,000 सालों में जो भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 80 मीटर तक का सी लेवल राइज हो गया है। हम्म। और अगर थोड़ी देर कल्पना करें कि सारे ये मेल्ट हो जाए ग्लेशियर, तो 70 मीटर और तक सी लेवल राइज हो सकता है। हम्म। तो ये 70 मीटर अगर सी लेवल राइज होता है, या 50 भी मान ले, 40 भी मान ले, तो ये पानी कितना जमीन पे फैलेगा, ये बड़ा आसानी से कैलकुलेट करा जा सकता है। और उसी हिसाब से हमको प्लानिंग करना चाहिए। हम्म। और हो सकता है कि हम रोकने में कामयाब नहीं हो, तो प्लानिंग तो हम कर ही सकते हैं सही सही, हम्म। कि हम्म। इतना लेवल राइज होता तो कितना दूर हमें जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो गया आजकल। हम्म। बिल्कुल, मैं आनंद जी आपके पास आना चाहूँगा। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 0.5 से 1.9 मीटर तक जो सी लेवल है वो राइज हो सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब कितना बढ़ेगा, कितना सी लेवल बढ़ेगा तो कितना खतरा बढ़ेगा? नहीं, देखिए, वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है सभी पूरे विश्व में एक ही जैसा सी लेवल राइज हो सब जगह। अलग जगह अलग हो सकता है, कहीं 1 मीटर भी हो, जैसे ये रिपोर्ट बता रही है, हाँ हाँ राइट। हाँ, उसकी बिल्कुल। रिपोर्ट के माने तो एक से हो सकता है 1 से 2 मीटर तक बता रहे हैं जैसे रिपोर्ट। तो अलग अलग जगहों पे फिर निर्भर करेगा कितना हमने कंस्ट्रक्शन समुद्र के आसपास किया है। क्योंकि कुछ बिल्कुल जो एरिया होंगे 200 से यदि 500 मीटर वाले एरिया, तो वहां तो 1 मीटर तक लेवल बढ़ सकता है। और उसके जो दूर होंगे उनमें थोड़ी और, मतलब हो सकता है आधा मीटर ही बढ़े। तो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन समुद्र से कितनी दूर है, उस पर निर्भर करेगा। और आपने वहां किस तरह का लैंड यूज किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, या आपने वहां पे पार्क्स बनाए हुए हैं, जब भी तो अब बात इस समय हो रही। और मैनग्रोव्स, देखिए पहले जहां देखिए ज्यादातर हमारे इंडिया में देखिए कोस्टल एरिया में मैनग्रोव्स थे। मैनग्रोव्स जो है वो आपके लिए नेचुरल प्रोटेक्शन है। जब भी यदि पानी की कोई लहर आती है या तूफान आता है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो वेजिटेशन होती है, ट्रीज। तो वो जो आजकल क्या क्रैप के लिए या फिर आपने सी पोर्ट बनाना है, तो धीरे धीरे हम लोगों ने वो मैनग्रोव्स को खत्म कर दिया। तो उससे हमने अपने आप का खतरा बढ़ा लिया है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को हमने डिस्टर्ब किया है। तो यदि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं, अपने कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं अपने नेचुरल वेजिटेशन को और कोस्टल इकोसिस्टम को, तो ये इश्यूज तो देखिए आएंगे डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। मगर हमारी यदि प्लानिंग अच्छी होगी, हम पहले से तैयार रहेंगे कि
कोस्टल एकदम समुद्र के आसपास कंस्ट्रक्शन कम से कम करेंगे, पार्क्स फॉरेस्ट ये बनाएंगे। दूसरा, जैसा कि अभी बात हो रही थी, कार्बन उत्सर्जन है, उसको 2007 तक जीरो कार्बन इकोनॉमी की ओर तरफ बढ़ना है। तो ये सब प्रयास तो हमें करने पड़ेंगे, मगर क्या सरकारें इसके लिए तैयार हैं? लेकिन सर एक सवाल यहाँ से ये भी खड़ा होता है, इस सवाल को मैं बियानी साहब से भी पूछूंगा। हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात तो कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम मशीनरी पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, मतलब ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, और कार्बन उत्सर्जन के पीछे यही मशीन्स काफ़ी हद तक जिम्मेदार है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फिर कार्बन उत्सर्जन कम होगा कैसे अगर हम इसी तरीके से चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक तरफ तो सही बात, पूरा विश्व बात कर रहा है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, और वहीं देखिए पूरा यूरोप जो है कोयला जला रहा है। हाँ। और अभी यूएस में हाल ही में जो ट्रम्प प्रेसिडेंट आए, उन्होंने कहते स्टार्ट ड्रिलिंग, मतलब अपना ऑयल, वो अभी तक ड्रिल नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने भी ड्रिलिंग शुरू कर दिया। तो एक तरफ तो बातें की जा रही हैं कि भी हमने कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, कोल ऑयल जो फॉसिल फ्यूल है उनको कम करना है, मगर ये दे आर नॉट वॉकिंग देयर टॉक। एक बोल रहे हैं मगर कर नहीं रहे हैं। अच्छा, करने की जरूरत है, करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव है, उसी के लिए बात है। अब इंडिया ने बहुत पहल ली है, इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, तो उसमें बात की जा रही है ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी सोलर एनर्जी को हमने टैप करना है। तो वो एक पॉसिबिलिटी, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, आप काफी हद तक उसको टैप कर सकते हैं। विंड एनर्जी को आप टैप कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को आप टैप कर सकते हैं। तो ये सारी जो कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। आपकी कार देख लीजिए, आप यहाँ भी, मैं अभी इस समय यूएस में हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि कहते हैं ज्यादातर अब टेस्ला की कार आ गई है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, और इंडिया में भी काफी सारी, अभी मारुति हाल ही में लॉन्च करने वाली है। तो ज्यादा से अधिक कारें इस तरह की आएंगी तो अपने आप आपका जो फॉसिल फ्यूल कम होगा। और दूसरी तरफ कोल जो थर्मल पावर प्लांट है, पावर जनरेशन यूज, उनको भी हमें कम से कम करना पड़ेगा। तो हमारे पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, और चाहिए सिर्फ विल टू डू इट। तो जैसा कि कहा है 2070 तक, तो मुझे लगता है उससे पहले भी किया जा सकता है। और हु नोस कि कल ऐसी टेक्नोलॉजी आए, गाड़ी की जो बैटरीज अभी सिर्फ 300 किलोमीटर तक आपको ले जाती हैं चार्ज पर, वो 1000-2000 तक भी ले जाएंगी। और न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। न्यूक्लियर, जो अभी तक फिशन करके हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कहते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, उसकी जगह न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है, जो कि सन में होता है। मतलब हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बनाते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है, उसी तरह की प्रोसेस जो है साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं, और काफी हद तक उनको थोड़ी उपलब्धि भी मिली है। और आशा करते हैं कि उस तरह की टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट कर पाए हम एनर्जी, तो हम काफी हद तक जो है अपने कार्बन फुटप्रिंट को बिल्कुल नीचे ले आएंगे। मगर जैसा कि हमें मालूम है, इवन आज आप रोक देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, बट जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऑलरेडी पंप कर दिया एटमॉस्फेयर में, उसका इंपैक्ट आने वाले 100 साल तक रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मगर हाँ, जरूरत है आज हमें मिलके सबको अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम करें, और अपना हैंड प्रिंट यानी कि एक्शंस का मतलब है, चाहे आपको यदि आपके समुद्री इलाके को बचाना है तो क्या करना है, मैनग्रोव वेजिटेशन को लेके आना है, कंस्ट्रक्शन जितनी भी हो आपकी एज पर नॉर्म्स हो और समुद्र से काफी दूर हो, जिससे कि यदि कोई सी लेवल बढ़ता भी है इन फ्यूचर में, और यदि कोई समुद्र में तूफान वगैरह से जो नुकसान, उसको हम कम कर सकते हैं। ये हम किया जा सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज अ विल टू डू दैट। डॉक्टर ए के बियानी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि ग्लेशियर पिघलेंगे इससे, तो ग्लेशियर का पिघलना भी तो बड़ी चिंता का विषय है ना। फिर बहुत सारे संकट उससे आगे खड़े हो जाएंगे। टेम्परेचर इम्बैलेंस तो हम देख ही रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये टेम्परेचर है इसका इम्बैलेंस बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, तो फिर आगे पानी का संकट भी हमारे सामने खड़ा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी कार्बन उत्सर्जन से जुड़ी हुई हैं, कार्बन एमिशन से जुड़ी हुई हैं। देखिए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और काफी हद तक पिघल भी चुके हैं। खास करके अगर हम अपने हिमालय क्षेत्र की बात करें, तो हिमालय में करीब जो ओरिजिनल ग्लेशियर का एरिया था वो घट के करीब 40% से भी कम रह गया है, और ये धीरे धीरे और ज्यादा श्रिंक होता जा रहा है। और जैसे लोगों का अनुमान है कि कुछ समय बाद ग्लेशियर से विहीन हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये हिमालय कभी ग्लेशियर से विहीन होगा, क्योंकि ग्लेशियर का भी एक पर्टिकुलर नियम है कि एक पर्टिकुलर लाइन, जिसको हम स्नो लाइन बोलते हैं, उसके ऊपर अगर मॉइस्चर रहता तो वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो अगर ये आज की तारीख में अगर स्नो लाइन 5000 मीटर पर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6, 6500, 7000 तक जाएगी। इसके ऊपर तो स्नो मौजूद रहेगा ही रहेगा। तो ये ग्लेशियर तो कंप्लीटली पिघल जाए हिमालय से, ये संभव नहीं है। हाँ, अंटार्कटिका और आर्कटिका में जो मेल्टिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा
ग्लेशियर वहीं पे हैं और वहीं से पानी निकल के आ रहा है, और उसके कारण जो लैंड का एरिया घट रहा है या सी लेवल राइज हो रहा है, यह हर साल कुछ मिलीमीटर एक ही रेट पे ये बढ़ रहा है, 1 से 2 मिलीमीटर अलग अलग जगह पर। और ये सारी चीज़ों को, ये सारे डाटा को ध्यान में रखते हुए अगर हम लैंड की मॉडलिंग करें कि किस एरिया में कितना सी लेवल बढ़ेगा, उस हिसाब से कितना हमको पीछे हट के कंस्ट्रक्शन करना है या जो भी एक्टिविटी करना है, उसको अगर प्लान करें तो काफ़ी हद तक नुकसान से बचा जा सकता है। पर जहाँ तक ये बात है कि हम पूरा कार्बन इमिशन को रोक दें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जैसे अभी अमेरिका में फॉरेस्ट फायर हुआ, 2 साल पहले ब्राजील में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इससे जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुई, उतने वो कंट्री साल भर में भी प्रोड्यूस नहीं करते जो विदिन ए वीक कर ली। तो ये फॉरेस्ट फायर भी रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अभी जो युद्ध चल रहे हैं दुनिया में, वो क्या कम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और तीसरा ये कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, इससे भी बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, कुछ तो हमारे हाथ में है, पर बहुत सारे हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद हम काफ़ी हद तक पर्यावरण को कुछ समय तक बचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, डॉक्टर ए.के. बियानी और आनंद शर्मा जी साथ में जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताने के लिए कि हाँ, दिस इज़ द हाई टाइम कि कार्बन एमिशन को रोका जाए, वरना आने वाला वक्त अलार्मिंग हो सकता है। और ये अलार्म इस रिपोर्ट ने बजा दिया है कि वक्त रहते अगर हम नहीं सुधरे, विकास के नाम पर अगर एंक्रोचमेंट हम पर्यावरण के साथ करते रहे, तो फिर आने वाला वक्त महाविनाश की ओर भी ले जा सकता है। इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।